आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 3 क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। और 8.2 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पहले कर लिया है। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक के। 25 तक पहले हो चुके हैं, ठीक। तो ये करीब 8 क्वेश्चन होंगे 26 टू 30। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी वीडियो का 26, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। 3 नंबर्स को इंसर्ट करना है, 3 नंबर फिक्स करने हैं, मतलब 3 और 81 के बीच में, सॉरी 2 नंबर्स। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। तो इस तरह से होना चाहिए कि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस वो जीपी बन जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि गिवन नंबर्स क्या मेरे पास, गिवन नंबर्स है 3 एंड 81। इस 3 और 81 के बीच में ना हमको 2 नंबर डालने हैं। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। मान लो हमने कहा कि एक तो 3 है और एक नंबर हमने ए डाल दिया, एक नंबर बी और 81 लास्ट में। तो 3 और 81 के बीच में 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जो ये बन के आया ना, ये सीक्वेंस ये जीपी बन जाए, ये जीपी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जीपी बन जाए। तो मेरे को ये ए और बी फाइंड करने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये नंबर आपसे 2 ही पूछे जाएं। ये नंबर आपसे 2 या 2 से ज्यादा कितने ही पूछ सकते हैं कि इंसर्ट 5 नंबर या इंसर्ट 10 नंबर्स, कितने भी आ सकते हैं। तरीका सबका यही रहेगा जो मैं आपको भी कराऊंगा। तो इंसर्ट 2 नंबर्स या इंसर्ट सम नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में, 2 गिवन नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स इंसर्ट करना जिससे कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी बन के आए, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स को फिक्स करना ताकि ये जो सीक्वेंस है क्या बन के आए, जीपी। तो लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, हमने कहा कि रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर 3 एंड 8, सॉरी ए एंड बी। हमने कहा कि जो या एक्स और वाई मान लो, चाहे या एक्स और वाई छोड़ो, इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है G1 एंड G2, G1 एंड G2, G1 एंड G2, राइट। G1 G2 मैंने मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर G1 G2। G1 G2 इसलिए मानता है क्योंकि G का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। G1 एंड G2, अगर 5 नंबर आते तो आए मान लो, तो G1 G2 G3 G4 G5, तो जितने भी नंबर आएंगे उनको हम इसी तरह मानते हैं, G1 G2 G3 करके, ठीक है। सो दैट मतलब क्या हुआ कि जो ये दोनों नंबर है ना, G1 और G2, ये इन दोनों के बीच में है। सो दैट 3 G1 G2 81 आर इन जीपी। ये तो कहा उसने कि ये नंबर अब क्या बन गया, ये नंबर G1 G2 को 3 और 81 के बीच में डालने पर ये सीक्वेंस क्या बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। ये क्या बन गया, जीपी बन गया। अब मुझको ये फाइंड करने हैं, ठीक। तो एक बात बहुत ध्यान सुनो, अगर ये जीपी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4। क्लियर है बात। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर, 3। लास्ट टर्म यानी कि A4 कितना है यहाँ पर, 81। ये सब चीज तो दिख रही है साफ साफ। ध्यान तो सुनना, हमारा काम है G1 और G2 फाइंड करना। अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो G1 फाइंड करना है, G2 फाइंड करना है मेरे को, राइट। G1 जो है वो इस सीक्वेंस का, इस जीपी का एक्चुअल में सेकंड टर्म है, A2 है। G1 कौन है, A2। G1 कौन है, A2। और G2 कौन है, A3। बताओ है या नहीं भाई। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो G1 तो कौन है, सेकंड टर्म। G2 कौन है, थर्ड टर्म। तो G2 सॉरी G1 यानी कि A2, और A2 का फॉर्मूला क्या होगा, याद है ना। जीपी में AN का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में AN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। तो इसी फॉर्मूले से G1 इज इक्वल टू A2 का फॉर्मूला होगा A इंटू R की पावर 2-1 यानी कि 1, और A3 का हो जाएगा AR की पावर 2। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर मेरे को G1 और G2 फाइंड करने हैं तो मेरे पास A और R होने चाहिए, राइट। जिसमें से A तो मेरे पास में है, अभी R का कोई अता पता यहाँ पे नहीं है। तो मेरा काम है पहले R फाइंड करना। R फाइंड हो जाएगा, वहां पर रख दूंगा, वैल्यू निकल के आ जाएंगी, राइट। तो n इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, A इज इक्वल टू 3 है, A4 की वैल्यू 81 है। A4 अगर 81 है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा A4 का, AR की पावर 3 बनता है ना, इज इक्वल टू 81। और A कितना है यहाँ पर, 3 इंटू R की पावर 3 इज इक्वल टू 81। 3 गया अपॉन में, तो R की पावर 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 3, डिवाइड करो तो R की पावर 3 इज इक्वल टू 27। 27 किसका क्यूब होता है भैया, 3 का क्यूब।
तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू आर इज इक्वल टू 3, ये हमने फाइंड कर ली। अब मेरे पास आर भी है और ए भी है, और मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है कि अगर आपको जीपी के लिए कुछ भी करना है तो ए और आर तो होने ही चाहिए, जो कि मेरे पास अब हो चुके हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है अपना ए आर, ए मतलब 3, आर मतलब वो भी 3, तो 3 3 जा 9, एंड सिमिलरली ए इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27। तो रिक्वायर्ड टू नंबर्स जो उसने हमसे कहे थे, रिक्वायर्ड टू नंबर्स जो उसने हमसे कहे थे वो क्या हो जाएंगे भैया, 9 एंड 27। तो ये 9 और 27 वो नंबर हैं जिनको मैं 3 और 81 के बीच में इंसर्ट करूंगा, तो जो सीक्वेंस बन के आएगा, यानी कि ये वाला क्या नाम है, 3 9 27 81, ये क्या बन गया, ये कंप्लीट जीपी बन गया, राइट। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का, बहुत ही सिंपल सा है, नोट करेंगे तुरंत इसको। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करो सो दैट ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये कह रहा है कि एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये वैल्यू है, ये पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्या है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमको एन की। अब याद करो जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे और इसका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था ना, तो इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि ए और बी दो वैल्यूज, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी का अंडर रूट, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, तो मतलब क्या होगा, ए और बी का अंडर रूट, ए इंटू बी रूट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। नहीं याद आया किसी को, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बहुत ध्यान सुनो, अगर हम ए बी की रूट को इस तरह लिख दें, पावर लगा के 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसे, और ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो और ये पावर ले आओ अलग अलग, ए की पावर 1/2 बी पावर 1/2 इंटू ये नीचे तक उठा के इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1। अब मल्टीप्लाई अंदर करो बहुत ध्यान से, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे ना, तो जिनके बेस सेम होते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ए की पावर 1/2 में कौन ऐड होगा, जब हम ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में करेंगे, तो ये वाली पावर इस वाले पावर में ऐड हो जाएगी, और क्या बन के आएगी, ध्यान सुनना, इसकी मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें की तो क्या बन के आया, ये बन के आएगा ए पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। समझ में आई बात, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो ए की पावर एन प्लस 1/2, बी की वाली पावर सेम रहेगी। अब सिमिलरली इस टर्म की मल्टीप्लाई अब इस वाले में करेंगे, तो ए की पावर 1/2 इंटू बी पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1, ये सेम रहेगा एज इट इज सेम। तो इस वाले की मल्टीप्लाई हमने यहाँ करके लिख दिया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करके लिख दिया, ये भी ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, क्या होगा, ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ये वाला, इस वाले को इधर ले आओ, ए को, ए वाले को इधर ले आओ, ए की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू बी पावर एन प्लस 1, इसको इधर भेज दो माइनस में, इसको हमने इधर भेज दिया माइनस में, दोबारा देखना है क्या करा, ये वाला हमने ये कहीं रखा, ए की पावर एन प्लस 1 इस टर्म को इधर ले आए और इस टर्म को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को जरा, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है माइनस ये सेकंड टर्म है, तो इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से कॉमन क्या आएगा, ये और ये, देखो ये है ए की पावर एन प्लस 1/2 और ये है ए की पावर एन प्लस 1, एक तो है ए की पावर एन प्लस 1/2 और दूसरा है ए की पावर एन प्लस 1, मतलब यहाँ पर आधी पावर ज्यादा है, यहाँ पे हाफ पावर कम है,
भाई ये n तो दोनों में सेम हो गया, ये है प्लस हाफ, ये है प्लस 1, तो इसमें हाफ कम है, वहां पे हाफ ज्यादा है ना, तो कम वाली चीज कॉमन आती है, पता होगा आपको। तो a की पावर n प्लस 1/2 ये कॉमन आ गया, a की पावर n प्लस 1/2 ये कॉमन आ गया। ध्यान सुनना, a पावर n प्लस 1/2 यहां से कॉमन आ गया, यहां से, तो यहां पर तो क्या बचा, यहां पर बचा b की पावर 1/2, और तो यहां से हमने ये कॉमन निकाला, तो a की पावर n प्लस 1 में से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकालोगे, तो इसमें से जैसे जब हमने ये कॉमन निकाला तो a की पावर यहां पर भी हाफ बच गई, राइट। समझ आ गई बात। ऐसे ही इधर b की पावर n प्लस 1 और यहां पर है b की पावर n प्लस 1/2, तो यहां पर आधी पावर कम है, यहां पे आधी पावर ज्यादा है b की, तो कम वाली पावर बाहर निकल के आती है, याद रखना हमेशा जो छोटी पावर होती है वो बाहर आती है। तो b की पावर n प्लस 1/2 बाहर आ गया यहां से, तो b की पावर n प्लस 1 थी, n प्लस 1/2 बाहर निकाली, तो हाफ पावर b की बच गई, b की पावर हाफ यहां बच गई, और ये टर्म तो कॉमन आ गई थी ना बाहर, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया, a की पावर 1/2। ठीक हो गया इतना। चलो अब यहां से वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू तो हमको n की निकालनी है ना, हमको वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो देखो ये जो चीज है ना, अगर आप बहुत ध्यान देख रहे हो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर भी है और ये मल्टीप्लाई में इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो सकते हैं। इधर क्या बचा अब, a पावर n प्लस 1/2 और इधर बचा b पावर n प्लस 1/2, इसको नीचे भेज दो अपॉन में, a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2, तो इधर क्या रह जाएगा 1। भाई जब इसे मल्टीप्लाई में लाओगे तो मन तो बचेगा। चलो क्या हम a अपॉन बी, मतलब इसको होल पावर इकट्ठी लिख दें क्या ऐसे, a अपॉन बी की पावर दिस, भाई पावर दोनों की सेम है ना, तो हमने इकट्ठी लिख दी। और 1 को याद करो, 1 को हम किसी भी नॉन जीरो बेस की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को हम किसी भी नॉन जीरो बेस की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अगर वो 0 ना हो तो, राइट। तो ए अपॉन तो 0 हो ही नहीं सकते वैसे भी, तो दोनों के बेस सेम हो गए, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, ये 0 एक्चुअल में पावर इक्वल हो जाएंगे ना, तो n प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी इधर से, माइनस के 1/2, ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। n की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के 1/2। तो मैंने, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली दिक्कत है और बच्चों को अक्सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है कैलकुलेशन को सोल्व करने में, खास करके पावर्स का खेल था कॉमन वगैरह लेने में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, कोई डाउट आया तो पीछे थोड़ा सा जाओ वीडियो में, बैक जाओ, फिर से देखो एक बार, ठीक। चलो नोट करेंगे इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम their geometric mean so that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। दो नंबर्स हैं, उनका द सम ऑफ टू नंबर्स, उनका जो सम है उनकी ज्योमेट्रिक मीन से 6 टाइम है। तो हमने कहा कि लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि इनका जो सम है ना, एक्स और वाई का जो सम है, ये सम इनकी ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, ये गिवन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअल। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, तो शो दैट द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है, वो हमको लाना है 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमको लाकर दिखाना है रेशियो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट। तो हमने कहा लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब ये बता दो कि इनका जो सम है वो कितना होगा, एक्स और वाई का सम हो जाएगा इनका एक्स प्लस वाई। चलो जी, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट एक्स वाई। क्लियर है बात, एक्स और वाई का सम एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट एक्स वाई। अब वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई 6 टाइम ऑफ रूट एक्स वाई। यहां तक मुझे पता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बेसिक सी बातें दे रखी थी, हमने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके एक इक्वेशन टाइप यहाँ पर बना दी। अब हमको यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो फाइंड करना है। ध्यान देना, उससे हमसे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी क्वेश्चन में, हमको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बतानी है सेपरेटली कि भैया एक्स की वैल्यू ये आई,
y की वैल्यू ये आई, और अब इनका रेशो निकाल लेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट ही रेशो फाइंड कर देंगे, हम डायरेक्ट ही x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि किस तरह पहले वैल्यू x के निकाल लूं, फिर y के निकाल लूं, फिर उनको डिवाइड करूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करो, होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह से कर भी नहीं सकते। डायरेक्ट x अपॉन वाई ही फाइंड करेंगे और वो यही आ जाएगा। ध्यान समझना, बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है जो बच्चों की अक्सर वीक होती है, खास करके रेशो वाली। चलो जी, सुनो मेरी बात, x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो, 6 इंटू रूट एक्स वाई, 6 इंटू रूट एक्स वाई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना, अब एनसीईआरटी में से उन्होंने 6, 7, 8 में से वो रेशो प्रपोर्शंस वगैरह डिलीट कर दिए चैप्टर, तो बच्चों को रेशो प्रपोर्शंस और जी क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल्स, इस तरह की चीजें नहीं आती। ध्यान समझना, एक्चुअल में एक रूल होता है, ऐसा बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। मैं आपको बताता हूँ अभी क्वेश्चन के बीच में। उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैंने किया 3 इंटू 2 रूट एक्स वाई, 6 रूट एक्स वाई को मैंने ऐसे लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स वाई, राइट। और अब मैं इसको इसे भेज रहा हूं अपॉन में। ऐसा मैंने क्यों किया? एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई, ऐसा मैंने क्यों किया? इधर क्या बच गया? 3 एक्स प्लस वाई 2 रूट एक्स वाई को मैं अपॉन में ले गया, 3 बच गया। और अगर आप होते हैं 1 मान लो नीचे अपॉन में, मान लिया। क्लियर है बात? अब समझते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंड रूल में क्या होता है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी, अगर हैं, ये वाले तो होने चाहिए, तो ये भी इक्वल होंगे। कौन से? ये वाले। अगर ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी के है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह? मतलब जो ए के अपॉन बी है ना, तो हम इसको ऊपर प्लस करके और नीचे माइनस करके, इन्हीं को आपस में, सिमिलरली इधर ऊपर प्लस करके और नीचे माइनस करके लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल। अगर दो रेशियो इक्वल है, अगर दो रेशियो इक्वल है, तो हम ये नया रेशियो बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ऊपर वाला पहले माइनस में ले लो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। उधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा फिर, दोनों बातें सही की हैं। तो इसको नोट कर लेंगे तुरंत, कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल, वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अभी। तो ये हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, शॉर्ट में लिख देता हूँ सी डी रूल, यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्लियर है बात? और ऐसे इधर कर देंगे 3+1, ऐसे इधर कर देंगे हम 3+1 3-1। सिमिलरली जितना समझाया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ऊपर प्लस कर दिया ए प्लस बी, नीचे माइनस कर दिया ए माइनस बी। ऐसे इधर ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस डी, सी माइनस डी। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या जो ये चीज है ना, क्या जो ये चीज है ना ऊपर वाली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? और नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे भैया हाँ या नहीं बोल दो तो चेक कर लो यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रखा हुआ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b रखा हुआ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये बन के मेरे पास 4/2। चलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब रूट एक्स, अब सुनो, अब होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई का मैंने जो ये स्क्वायर है ना, ये इकट्ठा ही लगा लिया, ठीक है। और इधर बन जाएगा 4/2, जब डिवाइड करोगे तो 2/1। क्या बन जाएगा इधर? 2/1। ये स्क्वायर उधर जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। 2 का रूट 2 और 1 का रूट 1, ये स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक। फिर लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, अगेन यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। फिर से ए अपॉन बी, तो ए प्लस बी करो पहले तो एक बार, ए
प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे इधर हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी, ना तो सी प्लस डी सी माइनस डी, फिर से लगा दिया। देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है बच्चे यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, उस वजह से साइन वगैरह चेंज होते हैं, उनका आंसर गलत आ जाता है। तो रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो रूट एक्स और रूट एक्स, टू रूट एक्स, रूट वाई और रूट वाई, टू रूट वाई, और इधर रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स अपॉन वाई का रूट हमने इकट्ठा एक साथ लगा लिया, और रूट टू 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 प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। इसके बाद चलते हैं अगला, इसको दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो रूट हट जाएगा इधर का, तो और इधर बन जाएगा होल स्क्वायर, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो फाइंड करना था हमको, एक्स और वाई का रेशियो तो फाइंड करना चाह रहे थे बहुत देर से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो एक्स अपॉन वाई, टू प्लस वन, थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन टू प्लस वन, थ्री माइनस टू रूट टू। चेक कर लो, ये आपका रेशो आ गया। ठीक है, तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, अलग सा इसलिए लगा होगा क्योंकि आपने ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल, ये रेशो वगैरह प्रोपोर्शन नहीं पढ़े, मुझे पता है पहले क्लासेस में, क्योंकि अब सीबीएसई में वो हटा दी गए हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि दोनों नंबर्स का जो रेशियो है एक्स रेशो वाई, वो हो गया है कितना, थ्री प्लस टू रूट टू रेशो थ्री माइनस टू रूट टू। ये अपने क्वेश्चन का आंसर, नोट करेगा इसको तुरंत। नंबर 29, if capital A and capital G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो नंबर्स प्रूव करने हैं कि वो ये होंगे ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी माइनस जी। कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया दो नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है, प्रूव करो कि वो दो नंबर ये हैं। अब ये दो कैसे हैं, देखो ये दो हैं, वहां लिखा हुआ है ए के बाद प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके है, एक बार माइनस लेकर के है, बाकी मैं बताऊंगा अभी इधर। तो इफ ए एंड बी, सॉरी इफ ए एंड जी, if a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, तो let two positive numbers, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है ना, let two positive numbers are x and y, हमने मान लिया let two positive numbers are x and y। तो वो कह रहा है कि arithmetic mean between x and y is कितना है, कैपिटल ए, एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, वो भी कितना है, कैपिटल जी। ये तो कहा है उसने हमसे कि x और y का अर्थमेटिक मीन a है और x और y का अर्थमेटिक मीन जी, ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो प्रूव करो कि ये जो दो नंबर हैं x और y, वो क्या होंगे, वो कह रहा है कि ये होंगे a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी ए माइनस जी, दो नंबर जो होंगे वो ये होंगे a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, मतलब कि प्लस लेके तो पहले वाला हो जाएगा ऐसे। ये तो ये वैल्यू लानी है हमको x की, कि a प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और y की वैल्यू हमको ये लानी है a माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। समझ में आया क्वेश्चन? उसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड y तो a है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y g है, तो एक्स वाई की वैल्यू ये लाकर दिखानी है। तो उसने कंबाइंड करके लिखा हुआ है इसको, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ क्वेश्चन, क्योंकि काफी बड़ा है, तो मैंने आपको समझा दी पहले सारी बात, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, और वो ये लाकर दिखानी है। अच्छा चलो बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स यानी कि एक्स और वाई का क्या होता है, एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन तो क्या होता है एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है
रूट एक्स वाई, बेहतर, क्लियर। ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई बाई 2 और जी इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। अब देखो बहुत ध्यान सुनो, यहां से एक्स प्लस वाई क्या बन के आया 2a, एक्स प्लस वाई तो क्या बन के आया 2a, और अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं ना तो सुनो एक्स वाई क्या बन जाएगा जी स्क्वायर, ठीक। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास जी स्क्वायर। तो अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन रूट एक्स वाई। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, क्लियर है बात। अब एक बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर देखो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू 2a है, अगर मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू और हो जाए, अगर x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास हो तो मैं एक बार दोनों को ऐड कर दूंगा, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th वाला, ऐड कर दूंगा तो x आ जाएगा, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो y आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम पहले क्या है कि एक इक्वेशन बनाऊं इस तरह की x माइनस वाई समथिंग के फॉर्म में, है ना। उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। सिंस देखो एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, क्लास 10th तक कुछ बच्चे पढ़ते भी इस फॉर्मूले को। वैसे तो क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 4xy। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद भी रखना, अरे इसको खोल लो ना एक बार, यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, तो क्या बन जाएगा माइनस 2xy, तो यही बन के आ जाएगा फाइनली। अब हुआ क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो, बोली उधर फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है 2a माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जी स्क्वायर सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया यहां से, तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस स्क्वायर को उधर भेज दो तो बन जाएगा अंडर रूट पूरे के ऊपर आएगा 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो x माइनस वाई 4 का मतलब 2, रूट मतलब 4 रूट 2, और देखो इसके ऊपर रूट ऐसे ही लगा रहेगा भैया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। एक आइडेंटिटी याद करो, क्लास में आती है छोटी क्लास में, क्या होती है वो a प्लस जी a माइनस जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन हैं जो मेरे काम की हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जिसमें वैल्यू x प्लस वाई की है, और दिस इज थर्ड इक्वेशन जहां पर वैल्यू x माइनस वाई की है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा एक बार x आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y आ जाएगा। क्लियर है बात। एक बात हो, कुछ बच्चों के मन में कभी सवाल आया हो कि सर जब आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया बाहर। देखो जब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं तब हम प्लस माइनस लगाते हैं जब हमको नंबर्स के बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर पहले क्या रखा है कि दो नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, और दो नंबर पॉजिटिव है, तो ये हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि x बड़ा रहा होगा y से, तो जब बड़े x में से y को घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो सुनो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई, थर्ड क्या है x माइनस वाई। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। वाई से वाई के, ओ माई गॉड, वाई से वाई कैंसिल तो 2x, 2 और 2 कॉमन आ गया, तो यहां बचा a प्लस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो देखो एक वैल्यू आ गई मेरे पास, x तो आ गया, x इज इक्वल टू a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी। एक वैल्यू तो आ गई ना, एक वैल्यू तो ये लानी थी हमको। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट माइनस थर्ड, तो फर्स्ट तो क्या है x प्लस वाई माइनस थर्ड, जब माइनस करो साइन चेंज होंगे, इधर कितना है 2a माइनस 2 रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो x कैंसिल हो जाएगा इस बार,
तो y और y, 2y, 2 कॉमन आ गया, तो a माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू a माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। और ये क्वेश्चन भी आपका समझ लो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू आ गई, तुरंत नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। किसी कल्चर में कहीं पर जहां पर मतलब बैक्टीरिया होते हैं, वहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होने की जो रेट है वो क्या है कि डबल हो रहे हैं पर आवर। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, हर घंटे डबल हो रहे हैं, 2, अगले घंटे 4, अगले घंटे 8, अगले घंटे 16, इस तरीके से। इफ देयर वर 30% बैक्टीरिया इन कल्चर ओरिजिनली, वहां पर उस कल्चर में, उस जगह पर स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितने बैक्टीरिया थे? 30 थे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर। दूसरे घंटे के एंड में, उसने देखो एंड लिखा हुआ है, दूसरे घंटे के एंड में, चौथे घंटे के एंड में और एनथ घंटे के एंड में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ये मानते हुए कि हम जीपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी साइकोलॉजिकली माइंड में बात फिट है कि हम जीपी कर रहे हैं, बट इन द एग्जाम वहां पर लिखा हुआ तो नहीं आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन जीपी से आया है। समझ में आई बात कुछ? तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली इज 30। स्टार्टिंग में, शुरुआत में बैक्टीरिया 30 थे। अब वो उसको रेट दिया है, वो क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, सिंस बैक्टीरिया बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, हर घंटे डबल हो रहे हैं बैक्टीरिया, डबल एवरी आवर। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया बीएसी बैक्टीरिया, है ना। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर, देखो यहाँ पर एक डाउट है जो बच्चों के मन में, क्या टीचर्स के मन में भी रहता है, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे? बस सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किसी बच्चे से पूछो, चलते फिरते नर्सरी बच्चे से पूछो, बता देगा वो भी। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, समझ रहे हैं कुछ? नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर। चलो जी स्टार्ट करते हैं बात को, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये डाउट है बहुत बड़ा एक। ओरिजिनली बैक्टीरिया कितने थे? 30। सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया डबल से एवरी आवर, तो बस सोच के बताओ, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर डबल, सिंपल सी बात है यार। शुरुआत में 30 थी तो 1 घंटे बाद डबल हो गया ना, 2 घंटे बाद 120, 3 घंटे बाद 240, ये तो प्रोसेस चल रहा है, हर घंटे डबल हो रहे हैं। तो एक सीक्वेंस मेरे पास बन के आ गया, एक सीक्वेंस मेरे पास फॉर्म्ड हो गया। क्या हुआ? ओरिजिनल 30 थे, 1 घंटे के बाद 60 हो गए, 2 घंटे के बाद 120 हो गए, 3 घंटे के बाद 240 हो गए। यहां पर बात ध्यान रखना, मेरी बात मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली। ये सिचुएशन थी ओरिजिनली, ये कैसे थे? ओरिजिनली, ओरिजिनली ये आपको लिखना नहीं है। ये कब थे? 1 घंटे बाद। ये कब थे? 1 घंटे बाद। ये कब थे? 2 घंटे बाद। ये कब थे? 3 घंटे बाद। बाद में लिख देता हूं, बाद, बाद। ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया थे, 1 घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद 120, यानी कि 1 घंटे बाद मतलब एट द एंड ऑफ 1 आवर, एट द एंड ऑफ 1 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 60, एट द एंड ऑफ सेकंड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 120। अब चलते हैं क्वेश्चंस के। एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, सुनो क्वेश्चन का पहला आंसर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। अब बोर्ड पर देख के बताओ कि दूसरे घंटे के बाद, हमारे हिसाब से दूसरे घंटे के बाद अब तक कितने हैं? 120। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। कि कुछ बच्चे ना इस जीपी को देख करके, इस शिक्षा को देख करके सोचते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का मतलब 2 घंटे बाद ये होंगे। नहीं भैया, ये 2 घंटे शुरुआत में थे, गलत मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक। ऐसे ही नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, कौन सा पूछ रहा है वो? 4 आवर, आफ्टर 4th आवर, चौथे घंटे के एंड में। ये ओरिजिनल थे, ये पहले घंटे के, ये दूसरे घंटे के, ये तीसरे घंटे के, चौथे घंटे के।
देखो ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। अगर इसको हम जीपी से करना चाहें क्वेश्चन को, तो इसका फर्स्ट टर्म तो कितना है 30, कॉमन रेशियो आर कितना है 60 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2। हमको फाइंड क्या करना है अब, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है A5, यानी कि ए आर की पावर 4 फाइंड करना है। ए कितना है 30, आर कितना है 2, 2 की पावर 4, 16 थे 48, 480। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भैया उसने फोर्थ आर के एंड पूछे हैं तो चौथा बता दो ना, 214 नहीं, सीक्वेंस देखो क्या बन के आई है। ऐसे ही नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आर, nवें घंटे के लास्ट में। तो सुनो, जब हमने फोर्थ आर निकाला था तो A5 आया, सेकंड आर निकाला तो A3 आया। मतलब जोन सा आर ले रहे हैं, जोन सा घंटा ले रहे हैं, उससे अगली टर्म आ रही है चौथा घंटा, तो पांचवी टर्म। जब nth घंटा होगा तो टर्म भी कौन सी होगी, एक बढ़ के आएगी an+1, an+1। भाई A4 है, जब 4 आर तो A5 हुआ ना, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, n तो n+1 हो गया, एक से कट गया, ए कितना है 30, आर कितना है 2, एन कितना है n, तो आंसर हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n। तो स्पेशल क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना होती है इसके अंदर, ध्यान से समझो, दोबारा देखो पीछे वीडियो को बैक करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 31। What will rupees 500 amount to in 10 year after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो क्वेश्चन समझो पहले क्या कहता है। वैसे क्वेश्चन 7th क्लास का है, उसमें हम लोग करते थे ना 7th क्लास में, याद करो, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 10 आर, अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 10 ईयर। तो हम अगर चाहें तो a इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ कितना है 500, 1 प्लस रेट चेंज कितना है आप 10%, 10 अपॉन 100 की पावर n। तो क्या हो जाएगा 500 और 1 अपॉन 10 0.1, तो 1.1 की पावर 10। अगर देखो ना तो आंसर तो क्वेश्चन में ये आ गया क्लास 7 वाले फॉर्मूले से, तो बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो हमको अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर 10 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, रेट चेंज 10%, तो p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, p 500, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मगर इस क्वेश्चन को हमको करना है ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट के बेस पर। ऐसे करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जीपी कर रहे हैं, हम जीपी के बेस पर करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं ना। समय तो क्वेश्चन ऐसा आगे होगा तो वो कह रहे हैं कि एक इनिशियल अमाउंट है 500 रुपए जो हमने बैंक में जमा किया। वॉट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर, और 10 साल के लिए उसको हमने रखा। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कितनी है 10%, तो 10 साल पर हमको कितना अमाउंट मिलेगा, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक। तो हम इसको करेंगे जीपीए कंसेप्ट से। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर मालूम है तो कुछ समझ में आएगा आपको जीपी वाला, क्योंकि कई बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर नहीं पता होता। पढ़ो एक बार क्लास 7 की बुक निकाल के 8th की। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, देखो हम क्योंकि जीपी के कंसेप्ट से कर रहे हैं तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। अमाउंट आफ्टर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल कितना है इधर 500, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ये इससे कैंसिल। तो 500 प्लस 50 इज इक्वल टू रुपीज 550। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है। अब हम चलेंगे बात करेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में यही फर्क है कि हम क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, तो अब हमको ये लेना है जो फर्स्ट, जो पहले साल के एंड का अमाउंट है वो अगले साल की स्टार्टिंग का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से वो लगेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अब जो भी लगेगा वो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा 550 प्लस, फिर से लगाओ P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इंटू आर अपॉन 100।
तो 550, 55 दूनी कितने हो जाएंगे 110, क्लियर बात। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे वन लेंगे क्योंकि एक साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, अगले साल का, साल दूसरा है, मगर है तो एक ही अवधि, तो टाइम पीरियड तो एक साल का ही हुआ ना। तो 55 एकम 55, तो ये कितने बन जाएगा 605। तो यहां से हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आया कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट कितना था 500, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 550, आफ्टर 2 ईयर 605। ध्यान सुनना, आप ये तो पहला हो गया अमाउंट, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये ओरिजिनल अमाउंट है, ये आफ्टर 1 ईयर है, ये आफ्टर सेकंड ईयर है। यहां भी पिछले वाली प्रॉब्लम आएगी। अब देखना है कि जीपी है या नहीं। तो जीपी है या नहीं के लिए जैसे चेक करो, इसको सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, तो 11 बटे कितना आएगा 10, यानी कि 1.1। थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से, भाग करो 5 से, 5 12 और ये बन जाएगा कितना 5 एकम 5, ठीक है, ये भी सेम निकल के आएगा। तो रेशियो इक्वल आ गया, तो ये जीपी है। और अगर जीपी है तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए तो कितना है 500, कॉमन रेशियो आर कितना है, उधर आया अभी 1.1, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। अब सुनो मेरी बात, यहां पे कर रहा हूं इधर से, है ना, इस विंडो में, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट लगता है, मन में जाता है कि अच्छा अमाउंट आफ्टर 10 ईयर है ना, चलो जी ये 10 निकाल दो। नहीं, सुनो, ओरिजिनल अमाउंट अभी समझाया था, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ये है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो देखो अगर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है तो टर्म नंबर 2 है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है तो टर्म नंबर 3 है, जोन सा ईयर उससे एक ऐड करके टर्म निकल रही है। तो जब मेरे को अमाउंट आफ्टर 10 ईयर निकालना है ना, तो टर्म निकालनी पड़ेगी A11, 2 के लिए 3, 1 के लिए 2, तो 10 के लिए 11, और A11 का फॉर्मूला हो जाएगा AR की पावर 10। A कितना है 500, R अभी आया था इधर बराबर में 1.1, और 10 मतलब 10, और बस सोल्व तो होगा नहीं आगे, तो यही छोड़ देंगे तो कंप्लीट। और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था क्लास 7 8 वाला, उससे भी आंसर ये आया था। तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कहता है कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 8 और 5 है। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट्स होंगे, तो लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी द, let a and b be the roots of quadratic equation। तो let a and b be the roots of quadratic equation। अब याद करो एक बात, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट a and b है, then quadratic equation is, तो क्लास 10th में पढ़ा था हमने, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट a और b है ना, तो इक्वेशन ये होती है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। याद है क्या, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट a और b है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बल्कि k भी था मल्टीप्लाई में, k इंटू x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, जहां पर k एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ठीक है। उसने कहा है कि इन दोनों रूट्स के अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन 8 और 5 है। तो इन दोनों का a और b का अर्थमेटिक मीन 8 है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन 5 है। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार और, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 and 5। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, इसके रूट्स a और b हैं, इनका अर्थमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, देन फाइंड द इक्वेशन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, क्लियर है। तो सुनो, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और ए बी कितना हो गया मेरे पास 25।
तो अर्थमेटिक मीन 8 था तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी की, ज्योमेट्रिक मीन 5 था तो वैल्यू आ जाएगी ए बी की, एंड वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और वो कितना आ चुका है 16, प्लस ए बी कितना होता है 25 इज इक्वल टू 0, और यही क्वेश्चन का आंसर वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? हो सकता है कि पीछे आंसर में k ना लिखा हो उन्होंने, मगर लिखना होता है कि क्योंकि इस तरह की कई सारी इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी, k की वैल्यू अलग अलग और वो वैल्यू भी इक्वेशन की वैल्यू भी अलग अलग। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 3 पार्ट में ये सोल्यूशन पूरा हुआ है। ठीक है, तो इतना पूरा करेंगे इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 का मिसलेनियस का सॉल्यूशन। और मुझे लगता है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, देखो पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 14 नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और एग्जांपल नंबर 14 के बाद, क्योंकि एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, फिर हम मिसलेनियस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।